देखिए आपका धारा 17 चल रही थी भाई। धारा 17 में आपका भूमिका कल आपका बताई गई थी और धारा 17 में तमाम चीज़ें बताई गई थी भूमिका में। अब जो सेक्शन 17 है इसका बेयर एक्ट शुरू करना है और बेयर एक्ट में जो बातें हैं वो समझानी है। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका पूछा जाता है वह आपका साइलेंट साइलेंट रहकर या चुप रहकर कपट किया जा सकता है कि नहीं। वह आपका मेंस में भी अलग से क्वेश्चन बना है और प्री में भी आपका अलग से क्वेश्चन बना है। तो उसको हम बताएंगे, उसमें भी आपका मैंने लग जाएगा समय। तो आज हो सकता है पूरा धारा 17 में ही समय लग जाए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातें भी कवर करनी है। देखिए आपका कपट की परिभाषा पहले देखा जाए। कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य। तो पहले तो पक्षकार बना लिया जाए। मान लीजिए ए बी से संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है या समझौता या ठहराव करता है। तो ऐसी दशा में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य, अर्थात कितने प्रकार के, पहले ये जानना है कि धारा 17 में कार्य दिए गए हैं। तो कल बताया गया था कितने प्रकार के कार्य दिए गए हैं, 5। यानी कि 5 प्रकार के, पांचों बताया जाएगा। 5 प्रकार के कार्यों में से कोई एक कार्य संविदा का एक पक्षकार करता है। तो संविदा का एक पक्षकार मतलब ए हम बना लें, या तो इन 5 कार्यों में से कोई कार्य ए स्वयं करता है तब भी कपट, या ए स्वयं नहीं करता, ए की मौनानुकूलता। मौनानुकूलता मने साठ से, साठ मने साजिश कहिए, या ए के आपका निर्देश का पालन करते हुए कोई अन्य करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कपट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकार ही कार्य करे, पक्षकार किसी अन्य को भी लगा सकता है। इस पर एक उदाहरण देखिए। जैसे ए सी को लगा दिया कि हे सी तुम जाकर बी को बताओ कि ए बहुत धनवान आदमी है। कभी भी ए दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, जबकि ए जानता है कि वह दिवालिया है और अगर सामान उधार बी से खरीदेगा तो पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो ए के निर्देश पर या ए की साठगांठ से या ए की मौनानुकूलता से कौन 5 में से कोई कार्य करता है, सी। मैंने सी जाकर पूरा, यानी कि इसको कहा जाता है आपका माहौल टाइट कर देना, और इसको आपका माहौल टाइट बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, और इसको और क्या इसको कहते हैं भाई, आपका भौकाल सबसे अच्छा है। यानी कि ए ने सी को निर्देश दिया कि जाकर ऐसा भौकाल फर्जी बनाओ ताकि बी हमसे संविदा करने के लिए क्या हो जाए, रजामंद हो जाए। तो हम कहेंगे कि ए की मौनानुकूलता से कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि इस उदाहरण में सी गया और किसके पास जाता है, बी के पास, और ए की इतनी बड़ाई कर देता है कि बी जाल में फंस जाता है और फंसकर किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, आपका ए से। तो या तो पक्षकार कार्य करे या पक्षकार की मौनानुकूलता से, कौन बैठिए आइए, पक्षकार की मौनानुकूल, बैठिए वहीं बैठिए कहीं आराम से। हाँ, पद या तो पक्षकार की मौनानुकूलता से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, या उसके अभिकर्ता द्वारा। यानी कि ए ने अपना एजेंट किसको बना दिया, डी। अब एजेंट पर आइए। ए ने अपना एजेंट या अभिकर्ता डी को बनाया और कहा कि जाओ बी के साथ संविदा करो, और डी जाता है
कारोबार के अनुक्रम में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बी से आपका संविदा करता है और संविदा करने का इरादा ये है कि हम बी को धोखा दे देंगे। तो अब आप लोग बताइए, कई बार बताया गया है अभिकर्ता का कार्य किसका कार्य माना जाता है? मालिक का। अभिकर्ता के कार्य के लिए मालिक जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? अगर अभिकर्ता ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में कपट किया है तो क्या उसके लिए मालिक जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर अभिकर्ता ने बी के साथ संविदा की, 5 जो कार्य हम बताएंगे उस कार्य को करने के लिए किया, तो 5 कार्यों में से किसी कार्य को तो हम कहेंगे कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। तो पहला क्वेश्चन आया कि कपट में कार्य कौन कर सकता है? पक्षकार, उसकी मौनानुकूलता से अन्य व्यक्ति, पक्षकार का अभिकर्ता, उपर्युक्त सभी। तो कौन कार्य कर सकता है कपट में? सभी। पक्षकार भी, उसका एजेंट भी, और उसकी मौनानुकूलता से भले एजेंट वह न हो अन्य व्यक्ति भी। अगला देखिए, अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की। तो संविदा का अब अन्य पक्षकार उदाहरण में लीजिए। संविदा के अन्य पक्षकार की मतलब दूसरा पक्षकार कौन हो गया? बी या उसके अभिकर्ता की, यानी कि अभिकर्ता माने फिर आ गया एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जो 3 लोग हैं ये कार्य कर रहे हैं 5 में से कोई, या तो दूसरे पक्षकार के प्रति करें या दूसरे पक्षकार के प्रति न कर कर किसके प्रति भी करते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा? उसके एजेंट। यानी कि बी ने अपनी ओर से संविदा करने के लिए एक एजेंट ई को नियुक्त किया है। या तो ए ई के पास जाता है या सी ई के पास जाता है या डी किसके पास जाता है? ई के पास। और कितने प्रकार के कार्यों में से कोई एक करता है? 5। तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? तो या तो ये बी के एजेंट के पास जाकर कार्य करें या ये सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं? बी के पास। ए डायरेक्ट बी के पास पहुँचा, ये ए की मौनानुकूलता से सी डायरेक्ट किसके पास पहुँचा? बी के पास। या ए का अभिकर्ता किसके पास पहुँचा? बी के पास। कितने कार्य करने के इरादे से? 5। तो क्या इसे आपका माने कह सकते हैं कि बैठिए भाई, इधर हवा लगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़ोरदार है। तो भाई जहाँ हवा लगे वहीं बैठिए आपका, क्योंकि खुद हम भी त्रस्त रात में हो गए थे। कल शाम को इतना पसीना हुआ कि आँखों में कई बार आपका मैंने पसीना चला गया और रात भर आँख में दवा डालनी पड़ी। मैंने खुद ही कल शाम को काफ़ी आदमी परेशान हो गया था पसीना से। तो भाई गर्मी तो है ही आपका, इसीलिए व्यवस्था भी की गई है। फिर भी आपका कभी काल व्यवस्था चरमरा भी जाती है। तो आगे फिर एक बार देखिए, अब अगला शब्द देखिए, प्रवंचना करने के आशय से। यानी कि आपका ए या ए की मौनानुकूलता से या ए का अभिकर्ता बी या बी के अभिकर्ता के प्रति 5 या 5 कार्यों में से एक या एक से अधिक कार्य करता है और इरादा क्या है? प्रवंचना करने के इरादे से। तो प्रवंचना का मतलब ना आए तो लिख लीजिए, धोखा देने के इरादे से। क्या करने के इरादे से? धोखा। ना आए तो लिख लेना है क्या देने के। यानी कि कपट में कल ही बताया गया था, फिर एक बार केस याद रखिए। तो कौन सा केस कल बताया गया था? डेयरी बनाम पिक का। आपका जज कौन था? हर्षैल। इसमें कपट को क्या किया गया था? परिभाषित। कपट कब होता है? जब एक पक्षकार या उसकी मौनानुकूलता से कोई अन्य व्यक्ति या उसका अभिकर्ता दूसरे पक्षकार को या उसके अभिकर्ता को
प्रवंचना करने के इरादे से यानी कि धोखा देने के इरादे से भारत में आ जाइए। कितने प्रकार के कार्यों में से कोई कार्य करता है? 5। अगला देखिए शब्द अभी, या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया है। अर्थात बी या बी का अभिकर्ता संविदा करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, उत्तेजित हो जाए, अर्थात ए, सी या डी से यानी कि पहले पक्षकार से या उसके एजेंट से बी या बी का एजेंट संविदा करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, तैयार हो जाए। इस इरादे से कितने कार्यों में से कोई एक कार्य किया गया है? 5 में से कोई एक कार्य। अब आइए 5 कार्यों को देखना है। पहला कार्य है, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। यानी कि इतना बेरेक्ट उलझाऊ लिख दिया गया है बेरेक्ट की भाषा, इसको सीधे भाषा में भी लिखा जा सकता था, लेकिन आपका इतना उलझाऊ लिख दिया गया है कि वो सही बात है कि नए लड़के एक बार पहली नज़र डालेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप समझिए, जो बात सत्य नहीं है, यानी कि एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए विवाह की संविदा ही देखा जाए। ए एक लड़का है, स्वयं न जाकर उसकी मौनानुकूलता से कौन जाता है? सी। और सी को मने आपका ब्रेन वॉश कर देता है या निर्देश देता है कि तुम जाओ लड़की के पास यानी कि बी के पास जाओ और बता देना कि ए कंप्यूटर की नौकरी करता है, जबकि ए जानता है कि मैं गधा चराता हूँ, भैंस चराता हूँ या सुअर चराता हूँ या आपका घोड़ा चराता हूँ। यानी कि जो बात सत्य नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, किसी तथ्य के बारे में बता रहा है, वह बात सत्य है कि नहीं? सत्य नहीं है। यानी कि कहा गया कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और कंप्यूटर ऑपरेट करता हूँ, और ये बात सत्य निकली, सत्य है कि नहीं? नहीं। तो जो बात सत्य नहीं है, इसी उदाहरण पर पहले गौर करिए। यानी कि एक कंप्यूटर में नौकरी करता है, कंप्यूटर चलाता है सरकारी विभाग में, ये बात सत्य नहीं है। देखिए, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना, अर्थात लड़की के घर वाले या लड़की से उसका तथ्य या फैक्ट के रूप में सुझाया जाता है। और क्या सुझाया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो बात सत्य नहीं है, उस बात को सत्य के रूप में क्या किया जाता है? प्रस्तुत। सामान्य भाषा में ये हुआ, यानी कि झूठी बात को किस रूप में प्रस्तुत करिए? सत्य के रूप में। और जो व्यक्ति झूठी बातें कहता है वह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि वह जानता है कि ये बात झूठी है। इसका मतलब पूरी कहानी एक लाइन हुई कि जो बात सत्य नहीं है, यानी कि जो बात झूठी है, उसका सत्य के रूप में दूसरे को बताना, और बताने वाला यह जानता है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो सत्य नहीं है। यही आपका डेरी बनाम पिक के वाद में भी कहा गया कि जो पक्षकार दूसरे पक्षकार से कोई बात कह रहा है और आपका वह जानता है अगर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य नहीं है, वह झूठ है, तो हम और दूसरे पक्षकार या उसके अभिकर्ता से क्यों ये बोल रहा है झूठ? ताकि दूसरा पक्षकार को धोखा हो जाए
और इस धोखे में हमसे संविदा कर ले, या इस झूठ ही सही, झूठ के आधार पर दूसरा पक्षकार क्या हो जाए, उत्प्रेरित, और हमसे क्या कर ले, संविदा। दो उदाहरण और देखिए। मान लीजिए ए गया बी के पास, अब पक्षकार को ही डायरेक्ट पहुंचाइए, अभिकर्ता अभिकर्ता अब छोड़ दीजिए। ए गया बी के पास, कहा कि हमारे मिल में 1000 बोरा प्रतिदिन बनता है, जबकि ए जानता है कि केवल 100 बोरा हमारे मिल में बनता है, 1000 नहीं बनता, और बी से संविदा कर लिया। तो बताइए क्या ये संविदा फ्रॉड द्वारा कारित मानी जाएगी कि नहीं? मानी जाएगी, क्योंकि ए सत्य जानता था और सत्य को किस रूप में बी के पास प्रस्तुत किया, झूठ के रूप में। यानी कि सत्य बात का ज्ञान होते हुए किस रूप में प्रस्तुत किया, झूठ। यानी कि फ्रॉड का पहला तत्व ये हुआ कि जो व्यक्ति कथन करता है वह उसे ज्ञान है कि यह कथन झूठा है, फिर भी दूसरे के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत करता है, सत्य के रूप में। इसको फिल्मों में भी जोड़ सकते हैं, बबली बंटी वाली फिल्म में जोड़ सकते हैं। उसमें आपका बबली बंटी ये बताते हैं कि मैं ताजमहल का मालिक हूँ, और इसलिए दूसरे को बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति को ताजमहल बेचकर मनुष्य से संविदा कराया जाए, ताजमहल बेचा जाए, धोखा दिया जाए, और बबली बंटी जानते हैं कि मैं ताजमहल का मालिक नहीं हूँ। यानी कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है उस व्यक्ति को ये नॉलेज है कि वह कथन सत्य नहीं है, फिर भी उसे दूसरे के सामने किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, सत्य के रूप में। तो हम और किस लिए, ताकि दूसरा व्यक्ति संविदा के लिए क्या हो जाए, उत्प्रेरित, या दूसरे के साथ संविदा करके हम क्या दे दें उसको, धोखा। और बबली बंटी का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ की आपका ये पहला खंड क्या होगा, लागू। और कहिए तो उदाहरण दिया जाए, 2-3 उदाहरण वैसे पर्याप्त है हमारे हिसाब से। दूसरा देखिए, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी तथ्य या ज्ञान का विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का आपका एक्टिव होकर छुपाया जाना। इसका मतलब ध्यान से पहले उदाहरण देखिए और तब 3-4 उदाहरण इस पर बताया जाए। इसका मतलब पहले, यानी कि किसी तथ्य, आपका एविडेंस में भी तथ्य बताया गया, तथ्य माने वाकिया, वाकिया माने कोई बात मतलब किसी घटना। यानी कि किसी बात का ज्ञान या विश्वास व्यक्ति रखता है और वह बात कहीं लीक न हो जाए, कहीं दूसरे पक्षकार के पास न पहुंच जाए, इस बारे में वह इसको छुपाने के लिए आपका क्या करता है, सक्रिय रहता है। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान या विश्वास है वह पूरा प्रयास करता है कि ये वास्तविकता दूसरे पक्षकार के पास पहुंच न पाए। जैसे उदाहरण, ए मान लीजिए कि गधा चराता है और ए आपका ये पूरा लड़की वाले आए आपका पता करने कि ए कंप्यूटर की नौकरी करता है कि नहीं। तो अब ए देखिए क्या किया, पूरा गांव भर को मिठाई खिला दिया कि जो भी आए बाहर से व्यक्ति हमारे बारे में पूछे कि कैसा इंसान है, क्या करता है, तो एक ही रट्टा वाक्य बोलना, ये न कह देना कि गधा चराता है, ये कहना ये तो सरकारी, बंद कर दिए कूलर हो, ये तो सरकारी सर्विस करता है और ये कंप्यूटर की नौकरी करता है। यानी कि लोगों से जा के, इसका मतलब ये हुआ
कि दूसरा पक्षकार सत्य का पता लगाने का प्रयास करता है कि वास्तविकता क्या है, और पहला पक्षकार पूरा जोर लगा देता है, निष्क्रियता से नहीं बल्कि क्या, सक्रियता से, सक्रियता दिखाता है कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य का ज्ञान दूसरे पक्षकार को हो कि न हो, न हो। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, पहले से विवाहित हैं, फिर दूसरा विवाह के लिए तय हो गया सौदा, यानी कि आपका विवाह सौदा नहीं कहा जाएगा भाई आपका विवाह तय हो गया, लड़की वाले लड़के के बारे में खोजी कुत्ता बनते हुए, यानी कि खोजी कुत्ता बनना पड़ता है भाई शादी विवाह में, खोजी कुत्ता नहीं बने तो धोखा भी हो सकता है। तो एक तो लड़का वाला पता कराता है लड़की के बारे में और गुप्त रूप से कराता है, फिर लड़की भी कराती है लड़के के बारे में पता, गुप्त रूप से कराती हैं। इस पर एक केस बता दिया जाए हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का संविधान में, तब इसको बैक होया जाए। उदाहरण से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, शब्द तो एक है लाइन है ना, मेन दिमाग में कैसे बैठेगा, उदाहरण से। अब देखिए लड़की खोदते खोदते कहाँ सच्चाई का पता करते करते कहाँ पहुँच गई। एक विवाह तय हुआ एक पुरुष का स्त्री से, पुरुष ने अपना मेडिकल चेकअप कराया था अस्पताल में, उसे एड्स निकला था, लड़की निकली खोजी कुत्ता, तो तुरंत बनाइए बताइए खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य आपका एविडेंस की धारा में जाएगा, 9 में। कौन सा केस पूछा गया था जेम एपीओ में, अब्दुल रज्जाक का, कैसा साक्ष्य होगा, वैज्ञानिक, कमजोर साक्ष्य होगा कि मजबूत, कमजोर, लेकिन कैसा साक्ष्य का दर्जा दिया गया, वैज्ञानिक। क्या केवल कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य पर किसी को सजा दी जा सकती है, नहीं। तो आपका लड़की खोजी कुत्ता निकली, पहुंच गई अस्पताल और कही कि हमें मेडिकल रिपोर्ट दिखाया जाए हमारे भावी पति का, कहीं कोई अंदरूनी दोष तो नहीं है। तो जैसे ही रिपोर्ट आई, चाहे आपका पॉजिटिव निकला एड्स, और शादी टूट गई, लड़का चला गया सुप्रीम कोर्ट कि डॉक्टरों ने, अस्पताल ने हमारी एकांतता, प्राइवेसी अर्थात निजता का क्या किया है, उल्लंघन। तो डांट कर सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, कहा कि एकांतता का अधिकार तुम्हारा ठीक है। अभी खड़क सिंह का भी केस बताया गया था एकांतता पर कि डकैत को भी एकांतता का क्या है, अधिकार। तो तुम्हारा एकांतता का अधिकार तो है, लेकिन क्या एकांतता के अधिकार के आधार पर तुम दूसरे का स्वास्थ्य खराब करोगे? तो आपका लोक व्यवस्था के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर आपकी प्राइवेसी क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। वैसे भी सरकार छीन ही ली है, आधार कार्ड सबसे लिंक कराकर, और सरकार छीन ही ली है प्राइवेसी। सभी सूचनाएं किसके पास हैं, सरकार के पास हैं ही। आपकी पर्सनल डाटा पूरा सरकार के पास है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो अगला क्वेश्चन ये आया, देखिए आपका, इसका मतलब कि ऐसा माहौल बनाइए सक्रिय रूप से कि दूसरा आदमी आया सत्य का पता करने तो वह उसी माहौल में फंस जाए और सत्य का पता न लग जाए। यानी कि आसपास के लोगों, मित्रों, सबको फोन करके कह दीजिए कि अगर आपका देखनहार आते हैं, गुप्त रूप से लड़की भी आ जाती है ऑफिस में पता करने, तो तुम लोग यहीं बताना, पूरा चाय की दुकान पर क्या किया है पहले से सेट। भाई कई लोग आपका गुप्त रूप से चाय की दुकान पर, जैसे शादी तय हो गई तो चाय की दुकान पर भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कब बिफर पड़े, कब आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति सत्य का ज्ञान रखता है, विश्वास रखता है और पूरा प्रयास करता है, निष्क्रियता से नहीं, कैसे, सक्रियता से, कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य पहुंचे कि न पहुंचे, न पहुंचे तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, किस खंड में माना जाएगा, 2 में। यहाँ एक क्वेश्चन और आया जो अलग से हमें बताना है, साइलेंट
या चुप या मौन। क्या किसी विषय के बारे में अगर आप मौन रह गए तो क्या वह फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? तो इस विषय पर अलग से हम आपका बताएंगे भाई, यहाँ नहीं बताया जाए क्योंकि हल्का सा कोरिलेट है, लेकिन मौनी बाबा का उदाहरण बाद में कब मौन फ्रॉड माना जाएगा वो डिटेल में हम बताएंगे, अलग से भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा खंड देखिए आपका, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई वादा किया, कोई दूसरे व्यक्ति को वचन दिया, और वचन इस इरादे से दिया है कि उसका हम पालन करेंगे भविष्य में कि नहीं करेंगे, तो पालन नहीं करेंगे। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, सभी लोग वयस्क हैं, प्रूडेंट मैन यानी कि समझदार पर्सन है। अगर कोई उदाहरण भी दिया जाता है तो उस उदाहरण को आप कह सकते हैं कि दिल पर न लीजिए। फिर हम बता रहे हैं, ये खंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी संविदा के एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, कोई प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, और जिस समय वह वचन दिया था उसका मन में इंटेंशन या मन में इरादा या मन में भावना ये थी कि हम इस वचन का पालन नहीं करेंगे। इसको जो वर्तमान समय में जो समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं उसको देखा जाए, और वह काफ़ी महत्वपूर्ण समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, बिना विवाह किए हुए लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या साथ साथ रह रहे हैं। लड़का लड़की को ये वचन देता है कि मैं जब नौकरी पा लूँगा तो तुमसे विवाह करूँगा, हमारे साथ रिलेशन बनाओ। अगर लड़के का इरादा ये था कि हम भविष्य में जब नौकरी पाएंगे तो इनसे शादी नहीं करेंगे, और कब इरादा था? जब वह लड़की को क्या दिया था? वचन। बाद में नहीं, कब इरादा ऐसा था? वचन देते समय की बाद में। हाँ, सतर्क रहिए। तो ऐसी दशा में क्या ये फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? फिर एक बार याद रखिए, यानी कि कुल मिलाकर अगर ए बी को वचन देता है, इस उदाहरण में देखिए कि हे बी, मैं तुम्हें 1000 रुपया बोरा बेचूंगा, 100 किलो चावल बेचूंगा, तुम 200 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो। और जब ए बी को वचन दे रहा है संविदा करते समय, उस समय ए का इरादा ये है कि हम एक अनाज का दाना भी नहीं देंगे, एक बोरा भी नहीं बेचेंगे बी को, तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अगर वचन देते समय वचन का पालन करने का इरादा था, भाई उस समय इरादा गलत नहीं था, और बाद में इरादा क्या हुआ? बदल गया, तो क्या उसे फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? बताइए तो आप लोग। नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक लड़का है, लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा जब नौकरी पालूंगा। उस समय लड़के का इरादा ये था कि जब मैंने नौकरी पालूंगा तो इसी लड़की से विवाह करूंगा। तो ये उस समय चूंकि इरादा था विवाह करने का, तो ये फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन जब नौकरी पा लिया तब इरादा क्या हुआ? मन बदल गया कि हमें तो 50 लाख मिलेंगे दहेज, ये कुछ नहीं दे पाएंगे इसके परिवार वाले, अतः हम दूसरी लड़की से विवाह करेंगे। तो इसी में दुराचार का मुकदमा होता है, और 2-4 धाराएं क्या होती हैं? लग ही जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दौड़ता रहे लड़का, तो आपका ये भी होता है।
कई मामले ऐसे आते हैं कि पैसा पर समझौता हो जाता है, तो आपका समझौता भी होता है। तमाम ऐसे केस हैं, माने न्यायालय से बाहर कि लड़की ने 20-25 लाख लेकर लड़की मौन हो गई, ये भी होता है। तो आपका जैसे ही मुकदमा होता है, सर्विस वाले अब छल बल कल अपनाना शुरू करते हैं, और बस वहीं आपका आपका दुराचार में दलाली वालों को पकड़ते हैं, जो 2-4 लाख खाएं दलाली दुराचार में, और समझौता क्या करें, करा लें, और बयान से लड़की अपने क्या करे कोर्ट में मुकर जाए। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, और सभी लोगों के लिए एक सबक है। भाई आपका देखिए, दोस्ती बनाना इत्यादि बनाना सबकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता है, लेकिन एक सतर्कता बरत कर दोस्ती बनाइए। ये न हो कि न घर के रहें न घाट के, ये भी थोड़ा सतर्क रहना है। तो आगे बढ़ा जाए भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाद में फिर एक बार देखिए, वचन देते समय वचन पालन करने का इरादा था, और बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वचन का पालन संभव नहीं था, तो अब इस कार्य को फ्रॉड नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में 3-4 उदाहरण और देखिए। 56 आप यूज कर सकते हैं, धारा कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की? 56। ए ने बी के बारात में कहा कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं डांस करूंगा। डांस करने का इरादा भी था, संविदा कर लिया, और बारात के एक दिन पहले उसका पैर ही टूट गया, प्लास्टर चढ़ गया, तो अब क्या डांस करे? तो बताइए, इरादा था कि नहीं डांस करने का? था। और बाद में इरादा क्या हुआ? बदल नहीं गया, बदला नहीं, परिस्थितियों ने बदलवा दिया। तो जिस समय वह वादा किया था, वचन पालन करने का इरादा था कि नहीं था, और बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण वह वचन का पालन संभव, तो ये फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब आइए दूसरा उदाहरण देखा जाए, आपका इसी पर, आपका वचन पर ही। जैसे कि ए कहता है कि हे बी, अगले साल जितना हमारे खेत में आलू उत्पन्न होगा मैं तुम्हें बेचूंगा। तो करार करते समय ये इरादा ए का था कि वह बी को खेत का पूरा आलू क्या करेगा? बेचेगा। लेकिन आपका रोग लग गया आलू में अगले साल, और आलू उत्पन्न नहीं हुआ, तो बाद में इरादा बदल गया कि जब आलू उत्पन्न ही नहीं हुआ तो कहाँ से हम बेचेंगे? तो बताइए, फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? नहीं, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्योंकि फिर हम बता दें, एक लाइन फिर लास्ट में अच्छे से याद रखिए, जिस समय वचन दिया गया था, अगर उसी समय इंटेंशन ये है कि हम पालन क्या करेंगे? नहीं करेंगे, तब तो भाई फ्रॉड माना जाएगा, और बाद में इरादा बदल जाए तब नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका एक सतर्क रहना है, और वह क्वेश्चन है कि जो आपने वचन दिया था, अगर उस वचन में कोई परिवर्तन होता है तो आप परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षकार को क्या करिए? दे दीजिए। अगर आप परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षकार को नहीं देते तो क्या ये कपट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जैसे उदाहरण के रूप में ए ने कहा कि मैं 500 किलो आलू तुम्हें बेचूंगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि प्रति साल 500 किलो से अधिक ही आलू मेरे खेत में होता है, और अब उत्पन्न हुआ 250 ही किलो। तो ए का कर्तव्य है कि वह बी को बता दे कि परिस्थितियां बदल गई, कथन बदल गया, अब 500 नहीं, केवल मैं कितना बेच पाऊंगा? 250। तो बता दिया तो फ्रॉड नहीं, और छुपा लिया तो क्या होगा? फ्रॉड। यानी कि कुल मिलाकर अगर पहले कथन किया गया था, बाद में कथन में क्या हो जाता है? परिवर्तन, तो उस परिवर्तन की सूचना देना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक। अगला देखिए भाई, आपका बैरक की भाषा चौथा देखिए,
प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। इसे कहा जाता है प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पक्षकार या उसका अभिकर्ता या उसकी मौनानुकूलता से कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार या उसके अभिकर्ता को धोखा देने के इरादे से कोई भी कार्य करता है तो हम उसे कपट मानेंगे। यानी कि जो आपका अब यहाँ देखिए क्या पूछा जाता है, फ्रॉड के बारे में रिजुडियरी प्रावधान कहाँ किया गया है, खंड वाइज उसको लिख लीजिए बैरक पर। कपट के बारे में अवशेषी प्रावधान या कपट के बारे में रिजुडियरी प्रावधान, अवशेषी प्रावधान किस खंड में है? तो क्या आप बताएंगे? 4 पूछ सकता है अंदर से जाकर क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि खंड 4 आपका काफी व्यापक है। वे सभी कार्य जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के प्रति किए जाते हैं और इरादा क्या रहता है कि हम दूसरे को क्या दे दें? धोखा। तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? तो क्या कार्यों का यहाँ किसी विशेष कार्य का उल्लेख है? नहीं। तो इसका दायरा सीमित है कि व्यापक? तो बताइए, एविडेंस अभी पढ़े थे आप लोग। एविडेंस की अवशेषी धारा सुसंगतता के बारे में कौन थी? 11। और आपका 11 का दायरा व्यापक है कि सीमित? व्यापक। इसीलिए तो इसे क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर। तो इस जो चौथा खंड आप पढ़ रहे हैं इस खंड का दायरा काफी व्यापक है। फिर एक लाइन देखिए, एक पक्षकार दूसरे के प्रति ऐसा कोई भी कार्य करे जिससे कि उसका इरादा दूसरे पक्षकार को क्या देने का हो? धोखा। कोई भी कार्य, कोई भी कार्य मतलब कि कार्यों का यहाँ दायरा सीमित है कि व्यापक है? वाइड है, व्यापक है। तो इसीलिए कपट के बारे में अवशेषी धारा कौन है? नहीं, धारा नहीं भाई, खंड। पूछ सकता अंदर जाकर कौन मारेंगे आपका? तो आप मारेंगे चौथा। पांचवा देखिए, कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपट पूर्ण होना विधि विशेषता घोषित करे। इसका मतलब ये हुआ कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति कोई कार्य या लोप करता है, यानी कि कोई एक्ट करता है या ओमिशन करता है, और वह जो एक्ट या ओमिशन है आपका ये है कि किसी कानून द्वारा उसे कपट पूर्वक या फ्रॉड घोषित किया गया है। तो कम से कम कुछ तो उदाहरण आप दिमाग में लगाइए। क्या ऐसा? अब आइए, यहाँ आपका दिमाग लगाना है भाई अच्छे से। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति कोई कार्य करता है या कार्य नहीं करता और कानून उस कार्य को करने या न करने लोप करने, ओमिशन करने को कपट पूर्वक मानता है। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण वर्तमान में है? और इसके लिए टीपीए की धारा आप 53 देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 सबसे उत्तम दृष्टांत, सबसे आपका बेस्ट एलिस्टेशन बताती है। तो यहाँ जोड़ लीजिएगा बैरक पर ही कौन सी धारा हमें पढ़ना है? टीपीए की 53। अब 53 पर आपका कपट पूर्ण अंतरण की धारा में टीपीए में 53 देखिए आपका 53 का पहले नियम देखिए भाई आपका, तब तो बताया जाए कैसे आपका कपट हुआ। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ध्यान समझिए, और बैंक से लोन उधार लिया है 5 लाख का, और ये ए के पास मकान है,
ये इस इरादे से कि बैंक अपना 5 लाख रुपया लोन न वसूल पाए, ये अपने मकान को सी को बेच देता है। तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि ए ने कपटपूर्वक कार्य किया है, इसलिए बेचा है कि उधार देने वालों का पैसा मिल जाए कि डूब जाए। भाई क्यों बेचा है, आशय क्या है? बैंक का पैसा हम मार दें कि मिल जाए, मार दें। यानी कि पूर्ववर्ती जो अंतरिती थे, यानी कि बी यानी कि बैंक वाला, इसका पैसा वसूल हो पाए कि न हो पाए, क्या इरादा था? न हो पाए। तो ए ने किसको बेच दिया पैसा लेकर? सी को। तो हम कहेंगे ये कानून ए के इस कार्य को हम नहीं घोषित करते हैं, इस कार्य को, कानून ए के इस कार्य को पीपीए की कौन सी धारा कपटपूर्ण मानती है? 53। तो 5वां क्लाज। अब फिर एक बार देखिए, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्यालोप जिसका कपटपूर्ण होना, फ्रॉड होना, कानून विशेषता घोषित करता हो, स्पेशली रूप से कानून उसे उस कार्य को क्या मानता हो? कपट। तो सबसे उत्तम उदाहरण आप कहाँ जाकर देखेंगे? तो आपका जवाब रहेगा, सबसे उत्तम उदाहरण कौन सी धारा का टीपीए का आपका मिला? तो टीपीए की कौन सी धारा? आपका कह सकते हैं 53। अब आइए अगला चला जाए, मौन द्वारा कपट। अब स्पष्टीकरण पहले देखिए, आपका मौन द्वारा कपट देखा जाए। देखिए आपका फिर एक बार भाई, जो कपट होता है वह 2 प्रकार का होता है फ्रॉड। पहले प्रकार आइए, एक जनरल फ्रॉड, साधारण कपट। तो अगर 5 खंडों में से किसी खंड में किसी पक्षकार का कार्य सेट हो जाता है, 5 खंड हम बता चुके हैं, अगर इसमें सेट हो जाता है तो वह कैसा फ्रॉड माना जाएगा? साधारण या सामान्य। दूसरा प्रकार है फ्रॉड का साइलेंट द्वारा, चुप्पी द्वारा, मौन रहकर कपट। अब समस्या ये है, क्या किसी तथ्य के बारे में, किसी बात के बारे में मौन रह जाना कपट माना जाएगा कि नहीं? तो इस बात को थोड़ा डिटेल में देखिए। सामान्यतः किसी तथ्य के बारे में मौन रहना कपट नहीं माना जाता। जनरली पहला नियम क्या निकला कि जनरली या सामान्यतः किसी घटना के बारे में, किसी बात के बारे में चुप रह जाना, मौन रह जाना फ्रॉड माना जाता है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं माना जाता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 17 का स्पष्टीकरण इस बात को बताता है कि 2 कंडीशन ऐसी हैं, 2 दशाएं ऐसी हैं, 2 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां की मौन रहना, किसी बात के बारे में चुप रहना कपट माना जाएगा। और वहीं दोनों परिस्थिति पहले याद करिए। तो मौन कब कपट होगा? तो पहला, जब बोलने का क्या हो? कर्तव्य। और दूसरा, जब मौन बोलने के क्या हो? इक्वल हो, समान हो, तुल्य हो। अब यही आपका दोनों को उठाना रहता है। देखिए फिर एक बार भाई, आपका फिर एक बार बैरेट की भाषा पहले देखा जाए और तब अन्य बातें। इस धारा को कम से कम आज समाप्त कर दिया जाए भाई, ताकि एक धारा मेन बचेगी। फिर एक बार देखिए स्पष्टीकरण देखिए। अब संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उसके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है। तो फिर एक बार बताइए, जनरली किसी तथ्य के बारे में चुप रहना फ्रॉड होगा कि नहीं? तो क्या आप मार कराएंगे
फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा नियम देखिए, तो आखिर कब फ्रॉड होगा मौन रहना, तो अगला शब्द बताएगा, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हो जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बोले। तो वह बोले यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहाँ बोलने का कर्तव्य था आप चुप रह गए, तो वहाँ न बोलना, मौन रहना फ्रॉड माना जाएगा। अब कब कर्तव्य था ये हम डिटेल में बताएंगे कि कब कर्तव्य था। दूसरा, या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो। इसका मतलब ये हुआ कि मौन बोलने के तुल्य मतलब क्या हुआ, समान, यानी कि मौन रह गया और वह मौन बोलने के क्या हो, तुल्य। तो पहले तुल्य शब्द पकड़िए, तो तुल्य मतलब समान, इक्वल। तो तुल्य शब्द आपका आईपीसी में भी आया है, धारा 57 एक बार कवर करिए आईपीसी की, कि अगर आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी हो, आजीवन कारावास का आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, तो बताइए आजीवन कारावास कितने का तुल्य माना जाएगा, कितने वर्षों के कारावास के रूप में माना जाएगा, कितने साल। हाँ, तो तुल्य माना जाएगा, तुल्य माना जाएगा मतलब क्या हुआ, समान। तो कौन सी धारा में तुल्य शब्द फिर आया, आईपीसी की धारा में, आपका 57। उसी प्रकार यहाँ भी तुल्य, एक उदाहरण पहले तुल्य पर बताया जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे घोड़े में कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है। यानी कि घोड़ा अनकंट्रोल न होकर क्या है, कंट्रोल है, बदमाश न होकर क्या है, अच्छा। और बी चुप रह जाता है और बाद में लगता है कि घोड़ा क्या था, बदमाश। तो भाई बी, अगर बी देखिए ए का क्वेश्चन था कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो हम मान लेंगे कि घोड़ा में कोई ऐब नहीं है। तो यहाँ बी का कर्तव्य है कि वह बोले। अगर बी इस मुद्दे पर क्या रह जाता है, शांत, क्योंकि कहा गया है नहीं बोलोगे तभी हम मान लेंगे, तो बी नहीं बोलता, तो ये माना जाएगा कि घोड़े में कोई ऐब नहीं है। और अगर बाद में ऐब निकल जाता है तो ऐसी दशा में ये कपट माना जाएगा कि नहीं, मौन रहकर माना जाएगा। अब आपका कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां बोलने का कर्तव्य हो, तो फिर एक बार नए लोग बंटवारा कर दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। हमने दो कंडीशन ऐसी बताई जहां की चुप रहना कपट माना जाएगा। पहला कौन सा, जब बोलने का क्या हो, कर्तव्य हो, बोलने का क्या हो, ड्यूटी। और दूसरा जहां चुप रहना बोलने के क्या हो, समान। यही पूछा जाता है, रट कर जाइए, कब मौन रहना कपट माना जाएगा, दोबारा हम बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देगा जब बोलने का कर्तव्य हो, सेकंड जब चुप रहना बोलने के समान हो, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे, जब आपका दोनों दोनों मार कर आइए। अब समस्या ये आई कि कब बोलने का कर्तव्य है, तो आपका कुछ कर्तव्यों का उल्लेख हम करते हैं और वहाँ बोलने का आपका कर्तव्य हो जाता है। अगर नहीं बोलते हैं तब तो भाई फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं। तो पहला आपका देखा जाए, परम सद्भाव की संविदा या पूर्ण विश्वास की संविदा। बताइए जे में आया है ना, जो लोग जे के लिए पढ़ रहे हैं, आपका परम सद्भाव की संविदा, किस संविदा को कहा जाता है, बीमा। जो बीमा की संविदा होती है
वह परम सद्भाव की क्या मानी जाती हैं? भाई कल ही चला पाएंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा दिक्कत हो रही है आपका गर्म हवा के कारण। तो इसको कल हम दोनों कंडीशन को डिटेल में बताएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक दो धारा और हम बता रहे हैं, थोड़ा पढ़ कर आइएगा। ये जो पढ़िएगा तो हम बता दे रहे हैं, कल हम उसको ऐड करेंगे। एक धारा 17 पढ़कर, नहीं 19 पढ़कर आइएगा। 17 का स्पष्टीकरण के साथ कौन सी धारा पढ़ कर आइए? 19 जो केस पढ़ना है लीडिंग श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आपका अगर कोई व्यक्ति मौन है और दूसरा व्यक्ति साधारण उद्यमता से सच्चाई जान सकता था, तो मौन रहना कपट माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का केस आता है